स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली सरकार ने जो हाई लेवल कमिटी बनाई थी रामनाथ कोविंद जी के अंडर में, उन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया है प्रेसिडेंट को। काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, हम काफी शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन ये आप देख सकते हो, रामनाथ कोविंद लेट पैनल रिकमेंड साइमल्टेनियस पोल्स कॉमन इलेक्टोरल रोल इन रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। मतलब जब हम वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या यहां पर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? और साथ ही साथ पैनल ने यहां पर क्या रिकमेंडेशन दिया है, मतलब ये वर्क कैसे करेगा, कैसे ये पॉसिबल है? काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच है दोस्तों। इसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा एक सिंगल बैच के अंदर। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, हाई लेवल कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को जो पूरी रिपोर्ट है वो यहां पर सौंप दी है। आज सुबह ये रिपोर्ट सौंपी गई है और मैं आपको बता दूं, करीब 21 वॉल्यूम, जस्ट इमेजिन 18,000 से ज्यादा पेज की ये पूरी रिपोर्ट है, जिसमें 11 चैप्टर्स और कुछ एक्स्ट्रा जो एनेक्स्चर्स वगैरह होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। सरकार ने इसको शॉर्ट में करने के लिए जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है वो भी रिलीज किया है। लेकिन अगर हम इस कमिटी की बात करें तो ये एक हाई लेवल कमिटी है जिसको कोविंद पैनल के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये बेसिकली जो इसके चेयरमैन थे वो थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे देश के। और साथ ही साथ सितंबर 2023 में ये कमिटी को बनाया गया था। और इस पैनल के अंदर अगर आप देखोगे तो और भी कई सारे मेंबर्स थे, जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, फॉर्मर राज्यसभा जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है गुलाम नबी आजाद, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल जो फॉर्मर सुभाष कश्यप जी हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो एडवोकेट अक्सर आप सुनते होंगे हरीश साल्वे जी। तो बहुत से लोग इस कमिटी के अंदर थे। और इस कमिटी के द्वारा बताया जाता है कि टोटल 65 मीटिंग्स नई दिल्ली के अंदर जो जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल है वहां पर 65 मीटिंग्स हेल्ड किया गया था। और जो फाइनल मीटिंग हुई थी वो अभी 10 मार्च को हुआ था। और यहां पर जो रिपोर्ट है वो तब बनाई गई है, तब प्रेसिडेंट को दिया गया है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इस कमेटी ने बातचीत की, कैसे होना चाहिए, क्या होगा अगर इलेक्शंस बीच में ही, अगर मान लो कोई सरकार है राज्य में, अगर वो टूट जाती है, अगर सेंटर में कोई सरकार है वो टूट जाती है, तो उस केस में ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो उसी को लेकर ये पूरा रिकमेंडेशन है। खैर, पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसको सिंपली आप वन नेशन वन इलेक्शन कह सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जितने भी जो एक लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल में, आपको पता है अभी 2024 में भी होने वाला है, तो लोकसभा का चुनाव, साथ ही साथ जितने भी राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव होते हैं, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत, उन सभी को एक साथ कराया जाए। तो इसमें क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? एक तो आपको पता है राज्यसभा का जो चुनाव है वो एक अलग प्रोसेस से चलता है, आप सभी को पता होगा। फिर इसके अलावा कुछ राज्यों में आपको पता है हमारे देश के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। जैसे राज्यसभा है वैसे ही राज्यों के स्तर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन यहां पर 3 चीज बेसिकली आपको याद रखना है: लोकसभा, साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए राज्यों के अंदर, और जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, उन तीनों को एक साथ कराया जाए। और यहां पर आप देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि अभी क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। जब जिसका समय आता है, लोकसभा जैसे मान लो अभी होने वाला है, इसके 3-4 महीने पहले आपने देखा राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना के अंदर, मध्य प्रदेश में, कई जगह यहां पर चुनाव हुए थे। तो अभी जस्ट 4-5 महीने हुआ, फिर ये लोकसभा का चुनाव होगा, फिर उसके 4-5 महीने बाद आप देखेंगे हरियाणा का चुनाव आ जाएगा। मतलब पूरे 5 साल आपको हर 3-4 महीने में कोई ना कोई तो इलेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन यह है यहां पर कि क्या यह पहली बार ऐसा होने जा रहा है? क्या पहले कभी इसको लेकर कोशिश नहीं हुई थी? देखो, डेफिनेटली कोशिश हुई थी। मैं आपको बता दूं, 1957 के पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम चाहते हैं कि देश में एक साथ चुनाव हो। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर एक साथ चुनाव हुआ था 7
स्टेट्स के अंदर 1957 में बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, आपको पता है ना ये पहले स्टेट हुआ करते थे, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और ये सब कुछ साइमल्टेनियस इलेक्शन चलता रहा 1967 तक। तो 10 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1967 के बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती है और उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं उनको हटा दिया जाता है। मतलब यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। फिर कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कई जगह कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जैसे सेंटर में अभी तो क्या है, पिछले 2 बार से बीजेपी को पूर्ण बहुमत आ रही है, लेकिन उसके पहले आपको याद होगा यूपीए था, एनडीए था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, तो वो सब कुछ कोलिशन गवर्नमेंट होती थी। तो कई बार क्या होता था कि कोलिशन गवर्नमेंट में अगर किसी ने अपना जो अलायंस है वो पीछे ले लिया। अभी हरियाणा में क्या हुआ था, 2 दिन पहले आपको याद होगा जेजेपी, उन्होंने कहा कि अब हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, तो जेजेपी अलग हो गई। लेकिन खैर जो भी है, बीजेपी ने इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर वापस से सरकार बना लिया। तो ये सारे कारणों की वजह से क्या था कि जो एक साथ इलेक्शंस हो रहे थे उसमें ब्रेक आ गया। तो कहीं पर फिर से कभी और होने लगा, कभी 6 महीने बाद इलेक्शन, कभी 5 महीने बाद इलेक्शन। इनफैक्ट ये जो हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट आई है कोविंद पैनल की, उसमें बताया गया है कि हर साल कम से कम 5 से 6 इलेक्शंस देखने को मिलते हैं देश के अंदर, और अगर आप म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत का मिला लोगे तो ये तो करीब 15-20 इलेक्शन हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इलेक्शंस देश के अंदर होते हैं। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार हमें ये वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्या है। देखो स्पेशली क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है 2014 के बाद, तो उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है, पब्लिक रैलीज में, कई प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया, और यहां पर सरकार ने भी इसके बारे में बताया कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक एक करके मैं आपको पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला यह है कि बहुत ज्यादा इलेक्शन होने की वजह से साल भर में हर 2-3 महीने में इलेक्शन जो होता है, इसके ऊपर सरकार का जो पैसा है वो काफी सारा खर्च होता है। सरकार का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा। तो हर बार वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी होती है, पैसा जाता है, ईवीएम को डिप्लॉय करना, ऑफिसर्स को लगाना, तो बहुत सारा बर्डन लगता है इसमें। फिर इसके अलावा यहां पर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे क्या है, कहीं पर भी आपने देखा होगा कि बिजनेस वगैरह में ठंडापन आ जाता है, कहते हैं भाई इलेक्शन आने वाला है, अभी मंदा चल रहा है, मंदी चल रही है, और हम इसको आगे इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो होता है ना, तो ये आखिरकार बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसके अलावा भी यहां पर क्या है कि जो सिटीजन्स हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा प्लान वगैरह होता है, कई मैंने देखा कि लोगों की शादियां पहले से प्लान कर रखी थी, फिर पता चला इलेक्शन है वहां पर, तो क्लोज रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सिटीजन्स को भी कई बार दिक्कत आती है इलेक्शंस वगैरह की बार बार वजह से। फिर इसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको समय समय पर बार बार डिप्लॉय करना होता है। तो एक तरह से जो सरकारी काम वगैरह में जो एंगेज रहते हैं उनका पूरा रिसोर्स इलेक्शंस की तरफ चला जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अभी आपको पता होगा लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। इसके बाद कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट सरकार नहीं कर सकती है। तो चलो 5 साल में एक बार तो समझ में आता है, लेकिन क्या हर 2 साल में, 1 साल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लगाना चाहिए? ये सही नहीं होता है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर क्या है, लोगों में, वोटर्स में फटीग आ जाता है। अक्सर आप देखते होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोशिश करता है, प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें और वोट दें। अब हर साल 2 साल में बोला जाएगा कि भाई अभी लोकल चुनाव है उसमें वोट दो, फिर कभी कहा जाएगा स्टेट असेंबली का चुनाव है, फिर कोई सरकार गिर गई तो वापस से चुनाव आ गया 6 महीने के बाद, फिर वोट दो, फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, फिर वोट दो। तो आखिरकार वोटर्स को भी तो परेशानी होती है। वोटर्स कहते हैं कि भाई हमें 5 साल में एक बार सारे वोट करा लो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं, ये सरकार ने बताया, जिसकी वजह से ये हम वन नेशन वन इलेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल कैसे है, कमिटी का रिकमेंडेशन क्या है। देखो वैसे तो रिपोर्ट काफी बड़ी है, लेकिन 3-4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कोविंद पैनल ने कैसे कहा है, मतलब किस तरीके से इसको किया जाएगा। सबसे पहला है, हमारे संविधान में इसको डेफिनेटली बदलाव करना पड़ेगा। बिना संविधान में बदलाव किए ये पॉसिबल नहीं है, और इसमें 2 स्टेप में बदलाव करने होंगे। पहला स्टेप में क्या है कि यहां पर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो पहले लोकसभा और जितने भी राज्य हैं
उनके जो चुनाव होते हैं, स्टेट असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहा जाता है, उसमें यहाँ पर एक साथ चुनाव कराना पड़ेगा। एक बार आप जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसको एक बार साइड रख दीजिए, पहले तो लोकसभा का चुनाव और सभी राज्यों का चुनाव एक साथ कराना पड़ेगा। और इसके लिए संविधान में क्या है ना कि यहाँ पर आपको पता होगा, जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो आपने देखा होगा हमारे संविधान में 3 तरह के अमेंडमेंट की चर्चा हुई है। एक होता है पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब हमारे देश में जितने राज्य हैं, मान लो 28 स्टेट्स हैं, तो इसमें से कम 14 स्टेट्स एग्री करने चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस एटलीस्ट 1/2 ऑफ स्टेट वाला मामला तब आता है जब डायरेक्टली इंपैक्ट राज्यों के ऊपर होता है, जब डायरेक्ट राज्यों से रिलेटेड कोई मामले पर पार्लियामेंट कानून लेकर आती है, संविधान में बदलाव करती है, तो ये वाला मेजॉरिटी चाहिए होता है। लेकिन क्या है ना कि ये जो मैंने आपको बताया, पहला लोकसभा का चुनाव और स्टेट असेंबली का चुनाव, अगर ये एक साथ कराना है तो यहां पर आपको ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है बस इतना चाहिए, राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सरकार ये कर सकती है कि दोनों को एक साथ कराया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी ये लोकसभा का चुनाव होने वाला है, देखो ये तो बहुत मुश्किल है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में आप सभी को कहो कि सारे स्टेट जो हैं एक साथ इलेक्शन करा लें, ये शायद पॉसिबल अभी नहीं लगता है, ठीक है। मे भी हो सकता है 2029 में जो लोकसभा वाला चुनाव आएगा, मे भी तब शायद इसको इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन खैर जो भी है, पहला स्टेप ये हो गया। फिर दूसरे स्टेप में ये बोला गया है कि जब ये इंप्लीमेंट हो जाए उसके 100 डेज के अंदर, मतलब लगभग 3 महीने के अंदर अंदर जो लोकल बॉडीज के चुनाव है उसको भी कंडक्ट करा लेना चाहिए। जो म्युनिसिपैलिटीज और जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसको भी कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कराना है तो आपको ये वाली मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, और साथ ही साथ रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मतलब कम से कम 14 स्टेट्स एग्री करने चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और उससे जब आप संविधान बदलोगे तब आप ये दूसरा वाला स्टेप कंप्लीट कर पाओगे। तो कोविंद पैनल ने कहा है कि इसको 2 स्टेप में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं संविधान में बदलाव करके। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है, देखो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक इलेक्शन के लिए एक डिफरेंट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाता है कमीशन के द्वारा। जैसे कि मान लो अगर लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, और वहाँ पर आपको पता होगा कि चुनाव जो ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स, वो आपके घर पर आते हैं, एक पर्ची वगैरह देते हैं और कहते हैं कि हाँ आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है। तो अगर आपका नाम है, आपके पास सिर्फ इलेक्शन आईडी होने से काम नहीं चलता है। अगर आपके पास इलेक्शन आईडी है तो वो तो पहचान हो गई ना आपके पास कि आप वोट दे सकते हो। लेकिन जब एक्चुअल में इलेक्शन होता है तो इलेक्टोरल रोल निकलता है। उस इलेक्टोरल रोल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, देखती है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है तो उनके नाम हटा देती है, कई लोग बाहर चले गए हैं, सिटीजनशिप बदल ली है। तो कई बार क्या होता है कि वो इलेक्टोरल रोल में भले ही आपके पास इलेक्शन आईडी हो लेकिन आपका नाम नहीं होता, कई बार होता भी है। तो ये इलेक्टोरल रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो लोकसभा चुनाव में आपका नाम है और जब राज्य का चुनाव होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, हो सकता है वहां पर आपका नाम ना हो उस वाले इलेक्टोरल रोल में। फिर जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, हो सकता है उसमें आपका नाम हो ना हो। तो इस तरह के तीनों इलेक्टोरल रोल होने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना है तो एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए यहां पर। और सिंगल इलेक्टोरल रोल लाने के लिए यहां पर पैनल ने यह कहा है कि आपको संविधान में बदलाव करना होगा। और यह संविधान में कौन सा बदलाव करना होगा, यह तीसरा वाला जो मेजॉरिटी मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और कम से कम 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उनसे अनुमति लेनी होगी। तो ये जब आप कर लोगे तो एक सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पब्लिश कर पाएगी, और तब जाकर ये पूरा चुनाव एक साथ हो पाएगा। हाँ, ये भी चीज है, ध्यान रखिएगा, जब तीनों चुनाव एक साथ होंगे तो ईवीएम भी वहां पर 3 तरह के रखे होंगे, एक लोकसभा के लिए, एक राज्य वाला जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए, और पंचायत वाला अलग अलग ईवीएम होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे होता है, कई बार होता है, अभी उड़ीसा का भी चुनाव होना है, ये वाला जो चुनाव है ना, तो उसमें आप देखना कि एक तरफ लोकसभा का ईवीएम रखा होगा, दूसरी तरफ स्टेट वाला रखा होगा। इस तरह से वर्क करता है। फिर तीसरा यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो ये है कि मान लो इन केस अगर कहीं सरकार गिर जाती है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब मान लो उत्तर प्रदेश में कोई सरकार चुनकर आई, चाहे योगी जी की हो चाहे अखिलेश यादव जी की हो, किसी की सरकार चुनकर आई, और मान लो 2 साल उनकी सरकार अच्छा खासा चला। फिर अचानक से क्या हुआ, उनके बहुत सारे पार्टी के, बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो सपा की तरफ चले गए, ठीक है। तो उस केस में उनकी सरकार गिर गई 2 साल के बाद। लेकिन टोटल पीरियड कितना होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो होता है 5 साल का। तो बाकी का 3 साल का क्या होगा। तो इसके लिए कोविंद पैनल ने कहा है कि जो ये वाला नया वाला चुनाव होगा तो वो 5 साल का चुनाव नहीं होगा, वो सिर्फ 3 साल के लिए चुनाव होगा।
आ रहा है समझ में? इस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी यहाँ पर। तो अभी क्या होता है, अभी तो क्या नया चुनाव हुआ तो वो फिर से 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो फिर उल्टा-पुल्टा हो जाता है। फिर कभी इलेक्शन लोकसभा का होगा, कभी स्टेट असेंबली का होगा। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना आए, तो अब जो नए इलेक्शन होंगे सरकार गिरने के बाद, चाहे सेंटर में ही क्यों ना हो, अभी सेंटर में आपको पता है बीजेपी की सरकार है, तो अभी जो नई बीजेपी की सरकार मान लो अगर सपोज चुनकर आती है और वो 1 साल के बाद सरकार गिर जाती है, तो नया वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें सिर्फ 4 साल के लिए चुने जाएंगे, ना कि 5 साल के लिए। ये है आपका। तो इस तरह से क्या है, हर 5-5 साल में अपने आप इलेक्शन होते रहेंगे तीनों के। और फाइनली यहाँ पर जो चौथा वाला रिकमेंडेशन है, कोई ये कुछ नहीं, बेसिकली लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट को लेकर कि अगेन यहाँ पर भी संविधान के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें होंगी ताकि यहाँ पर अल्टीमेटली जो तीनों का चुनाव है, तीनों का इलेक्शन है, वो भी सही तरीके से हो सके। वहाँ पर आपको काफ़ी मैन पावर चाहिए, ईवीएम बहुत सारे चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से कोविंद पैनल ने कहा है कि इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो आपका क्या सोचना है? देखो अभी तो ये रिकमेंडेशन आया है, आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इतना आसान नहीं होने वाला है। देखो अभी तो आप देखोगे, मैं आज सुबह ही देख रहा था, राहुल गांधी जी ने फिर से जो ईवीएम वाला मुद्दा है वो हटाया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन नहीं है, ये मोदी वोटिंग मशीन है, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। तो अभी तो ये मुद्दा सही से नहीं सुलझ पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन इसको मानेगी? क्योंकि ऑपोजिशन का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी इसको जानबूझकर लाना चाहती है, क्योंकि उनको एडवांटेज लेना है इससे, क्योंकि वो मोदी का चेहरा दिखा सकते हैं लोकसभा चुनाव में, जिससे उनको राज्यों में भी मदद हो जाएगा जब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे। खैर, आप लोग क्या सोच रहे हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ पोल पिटीशन? मतलब जब भी चुनाव से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा उठता है और कौन से कोर्ट में वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, कौन से कोर्ट के पास, ये आपको बताना है उसका। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।